नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में बोलते हैं कैग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है, ठीक है। कैग का वर्णन 148 में है। अनुच्छेद 148 में कैग का वर्णन किया गया है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता क्या है, ये भारत सरकार का एक हिसाब से क्लर्क के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये जितने भी सरकार का आय व्यय या खातों की जानकारी रखना, खातों से संबंधित, जैसे संचित निधि है वहां से धन निकालना, ठीक है, या संचित निधि में से जो भी आय व्यय संचित निधि से होगा, और संचित निधि के बाद एक दूसरा आकस्मिक निधि लिखाई थी, उससे भी अगर कोई पैसा धन वगैरह निकालता है या फिर सरकार से कोई भी लाभ और हानि होती है, उसका ब्यौरा जो है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है, ठीक है। इसका काम यही है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का, ठीक है। एक चीज इसमें और ऐड करनी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में, लिखो इसका कार्यकाल कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और अधिकतम अधिकतम आयु इसकी 65 वर्ष होती है, ठीक है। या तो 6 साल ये रहेगा या तो फिर 65 वर्ष होगी। कार्यकाल 6 वर्ष का है, अधिकतम आयु की 65 वर्ष है। एक पॉइंट आपने ये लिखना कि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ऐसे लिखना है, गिरीश चंद्र मुर्मू लिखो आप, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, कैग, ठीक है। और कैग का वर्णन अनुच्छेद 148 में है, ऐसा आपको याद रखना है। कैग के बारे में पता लगा। ये कैग का काम क्या होता है? मेन काम इसका यही होता है, जितने भी सरकार की आय व्यय से संबंधित जानकारी जो है यही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है, इसका मेन काम है। और इसका जो संविधान में वर्णन आर्टिकल 148 में है। और आजकल जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और अधिकतम आयु इसकी 65 वर्ष होती है, ठीक है। और नियुक्ति लिखो, नियुक्ति इसकी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और त्याग पत्र भी किसे देता है? राष्ट्रपति को ही देता है, ठीक है। जो चीजें भी है कि राष्ट्रपति शपथ भी इसको राष्ट्रपति देगा, ठीक है। शपथ भी लिखो राष्ट्रपति, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में आपको जो भी मैंने पॉइंट बताया मोस्ट है। खास तौर पर इसका आर्टिकल भी याद रखना है, आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। और इसकी जैसी योग्यता है, ये इसकी योग्यता में भी यही है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वैसे इसकी भी योग्यता होती है, ठीक है। ये कानून का उच्च ज्ञाता होना चाहिए, ठीक है। बस ज्यादा इसकी कोई योग्यता कुछ भी नहीं है याद रखने के लिए, आपको सिर्फ यही पॉइंट याद रखना है जो मैंने आपको बताया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, ठीक है। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना हमने निर्वाचन आयोग के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक इसका वर्णन है निर्वाचन आयोग का, ठीक है।
आर्टिकल 324 से लेकर के 329 के बीच में क्या है, निर्वाचन आयोग का वर्णन है भारतीय संविधान में। ठीक है, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चुनाव करवाना, मेन काम तो इसका चुनाव करवाना। जितने भी चुनाव हो गए, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो। ठीक है, कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, फिर राज्य का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, समझ आया ना, निर्वाचन आयोग का क्या मतलब है। मतलब निर्वाचन आयोग का काम क्या है, चुनाव करवाना मेन काम होता है। और इसके अलावा निर्वाचन आयोग का कार्य जो पार्टियां होती है, ठीक है, उनको चुनाव चिन्ह देती है। ठीक है, निर्वाचन आयोग पार्टियों को चुनाव चिन्ह देती है। और जब जो है इलेक्शन होते हैं तो आचार संहिता भी कौन लगाता है, निर्वाचन आयोग लगाता है। ठीक है, जब इलेक्शन होते हैं या इलेक्शन करवाए जाते हैं उससे 36 घंटे पहले, ठीक है, क्या क्या लगाई जाती है, उस ये लगाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रचार हम लोग नहीं कर सकते। अगर 36 घंटे पहले तक ही हम प्रचार कर सकते हैं। जब इलेक्शन को 36 घंटे रहते हैं उसके बाद इलेक्शन का प्रचार नहीं होता है। ठीक है, और जिस अधिकारी को, जिस नेता को इलेक्शन में 10% से कम वोट मिलते हैं, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी भी जब्त हो जाती है। ठीक है, अगर चुनाव में किसी नेता को कुल वोटों का 10% से कम वोट मिलते हैं तो उसकी सिक्योरिटी भी जब्त हो जाती है, वो निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, और वोटों से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित जितनी भी नियम कानून बनाता है, कौन बनाता है, निर्वाचन आयोग बनाता है। ठीक है, और इसका वर्णन, निर्वाचन आयोग का वर्णन आर्टिकल 324 से 329 के बीच में है। नेक्स्ट लिखना आपने, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा है, सुशील चंद्रा। ठीक है, और इससे पहले कौन थे, इससे पहले सुनील अरोड़ा थे। ठीक है, और वर्तमान में सुशील चंद्रा है, और सुशील चंद्रा जो है 25वें थे, 25वें बने हैं। और ये सुनील अरोड़ा जो है 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे भारत के। ठीक है, एक पॉइंट और लिखना आपने, पहले लिखो, पहले निर्वाचन आयुक्त, पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। ठीक है, पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। वर्तमान में है सुनील अरोड़ा, सॉरी सुशील चंद्रा। इनके नेम भी दोनों के, एक सुशील चंद्रा है, एक सुनील अरोड़ा है। ठीक है, दोनों 100 से कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, सुशील चंद्रा जो है ये 25वें है और सुनील अरोड़ा ये 24वें थे। ठीक है, ये याद रखना, ये नए बने हैं सुनील अरोड़ा के स्थान पर। ठीक है, पहले जो है सुकुमार सेन थे। 100 से ही है सब। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखना आपने, नेक्स्ट लिखना आपने नोटा, नोटा, नन ऑफ द अबव, इसकी फुल फॉर्म होती है नोटा की,
नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव ऐसा लिखना आपने, नोटा। ठीक है, ये जो नोटा आया था ये 2013 में, 2013 से शुरू हुआ है नोटा। ठीक है, नोटा का उपयोग क्यों किया जाता है? जब कोई व्यक्ति किसी भी दल को समर्थन नहीं देता है तो अब जो है ईवीएम मशीन में जो है एक बटन इस्तेमाल किया जाता है, नोटा। ठीक है, जो व्यक्ति किसी को भी मत नहीं देना चाहता है वो किस बटन को दबा सकता है? नोटा का उपयोग कर सकता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है नन ऑफ द एबव, समझाया। और इसका जो है पहली बार उपयोग, मान्यता कब दी गई थी इसको? 2013 को, 13 में दी गई है नोटा को मान्यता। ठीक है, समझाया नोटा के बारे में। इतना याद रखना है नोटा के बारे में, आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आगे लिखना आपने ईवीएम, ईवीएम, ईवीएम के बारे में लिखना आपने। ठीक है, देखो ईवीएम का सबसे पहले उपयोग किया गया था 1982 में केरल के प्रारूप क्षेत्र में, केरल के प्रारूप क्षेत्र में किया गया था इसका सबसे पहले उपयोग। ठीक है, ईवीएम। और ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि ईवीएम का सबसे पहले उपयोग कब किया गया था? 1982 में किया गया था। और कहां किया गया था? केरल के प्रारूप क्षेत्र में किया गया था, विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। और यहाँ पर जो है सिर्फ 50 बूथों में इसका उपयोग हुआ था। ठीक है, सबसे पहले। अगर आपसे पूछा जाए संपूर्ण राज्य में, मतलब पूरे राज्य में, पूरे राज्य में, पूरे राज्य में उपयोग, अगर पूरा राज्य पूछा जाए कि पूरे राज्य में इलेक्शन किसने करवाया सबसे पहले, तो गोवा ने करवाए थे सबसे पहले। पूरे राज्य में हुए थे गोवा में। ठीक है, पूरे राज्य में हुए गोवा में। और 2004 में जो है ईवीएम से, 2004 लिखो, 2004 में ईवीएम से संपूर्ण आम चुनाव कराए गए थे, आम चुनाव। ठीक है, ये 2004 में कराए गए थे संपूर्ण आम चुनाव, ईवीएम में 2004 में कराए गए थे। ठीक है, और इसके साथ देखो 2009 में भी एक पॉइंट और याद रखना आपने। 2009 में जो है आम चुनाव के साथ साथ, आम चुनाव के साथ विधानसभा, मतलब राज्य और केंद्र के दोनों के चुनाव कराए गए थे 2009 में। ठीक है, आम चुनाव के साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए थे। चुनाव ईवीएम से करवाए गए। ठीक है, सबसे पहले ये सिर्फ 50 बूथों में ईवीएम का उपयोग हुआ था, केरल के प्रारूप क्षेत्र में। ठीक है, प्रारूप विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद जो है ईवीएम का पूरे राज्य में चुनाव कराने वाला राज्य बना था गोवा। फिर सब संपूर्ण आम चुनाव हुए 2004 में ईवीएम से सबसे पहली बार। फिर 2009 में आम चुनाव के साथ साथ राज्यों में भी इसका उपयोग किया गया। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। और निर्वाचन आयोग से संबंधित हमने लिखा था मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, इस मुख्य चुनाव आयुक्त में हमने क्या पढ़ा कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और इसको हटाने की प्रक्रिया है ना, हटाने, इस पर महाभियोग चलता है, महाभियोग। ठीक है, और महाभियोग द्वारा हटाया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त को भी। एक पॉइंट और लिखना है, अगर इसको शपथ देने की भी बात करें तो वो भी राष्ट्रपति ही देता है।
अगर कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल इसका भी 6 वर्ष है, अधिकतम 65 वर्ष है। ठीक है, अधिकतम 65 वर्ष है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त का है। और अगर हम अन्य आयुक्तों की बात करें, अन्य आयुक्त इनकी जो है 6 वर्ष और 62 वर्ष है। ठीक है, या तो ये 6 साल रहेंगे या तो 62 साल, इनकी अधिकतम आयु 62 है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की 65 है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, बाकी निर्वाचन आयोग के कार्य आपको समझ में आए, मैंने कार्य भी बताए थे क्या क्या कार्य करता है। जैसे मतदाता की सूचियां तैयार कराना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये सब कार्य जो है निर्वाचन आयोग के ही होते हैं। ठीक है, समझा। बाकी इनके कार्य, अब इसके निर्वाचन आयोग क्या क्या कार्य करता है ये लिखने की जरूरत तो नहीं है आपको। ठीक है, आपको सिर्फ ये समझना है कि निर्वाचन आयोग क्या करेगा। जितना भी निर्वाचन से संबंधित सारा जिम्मेदारी है, चाहे किसी राजनीतिक दल को मान्यता देना हो, चाहे किसी पार्टी को जो है चुनाव चिन्ह देना हो, ठीक है, चुनाव करवाने हो, वो सब चीजें जो है, राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री, सबका चुनाव जो है कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग। ठीक है, बाकी इससे संबंधित आर्टिकल मोस्ट है, याद रखना है 324। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त पहला कौन था, वर्तमान में कौन है, नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, और उसके बाद उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। और खास तौर पर निर्वाचन से संबंधित आपको याद रखना है नोटा और नोटा और ईवीएम। ठीक है, नोटा और ईवीएम भी मोस्ट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि ईवीएम का उपयोग जो है पूरे भारत में सबसे पहले पूरे राज्य में करवाने वाला कौन था, सबसे पहला राज्य तो गोवा था। सबसे पहले जो है किस किस विधानसभा क्षेत्र में हुए थे, तो केरल के प्रारूप विधानसभा क्षेत्र में हुए थे। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, और ऐसे टीचर नोटा को सर्वोच्च न्यायालय ने कब मान्यता दी थी, तो 2013 में मान्यता दी थी। ठीक है, नोटा की फुल फॉर्म क्या होती है? नन ऑफ द अबव। ये निर्वाचन आयोग से कुछ एक मोस्ट चीजें थी जो आपको याद रखनी है। पहला निर्वाचन आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन, आपको अभी अभी लिखाया हूं मैं। ठीक है, समझाया ना निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, और निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी जानकारी मैंने आपको दी जो मोस्ट है, एक बार पढ़नी है आपसे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, और देखो एक पॉइंट हमने पीछे भी पढ़ा था जब हमने पढ़ना शुरू किया था, भाग। आप मुझे ये भी बताएंगे कि निर्वाचन से संबंधित कौन सा भाग? भाग 15 में जो है निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये भी हमने जब भाग पढ़े थे तब हमने निर्वाचन आयोग को वहां पर भी पढ़ा था कि निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग 15 में। कितने भाग है टोटल? 25। ठीक है, वो मूल संविधान में 22 भाग थे, अब भाग 25 हो गए हैं। ठीक है, अनुसूचियां क्या पहले कितनी थी? पहले 8 थी मूल संविधान में, अब 12 हो गई। हाँ, अब 12 हो गई है। ठीक है, लिखना आपने वित्त आयोग। वित्त आयोग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। पहले तो अनुच्छेद याद रखना है इसका, पहले तो अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 280 में। देखो वित्त विधेयक भी होते हैं, मैंने आपको बताया था विधेयक, वित्त विधेयक। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना जब हम संसद में वो क्या बोलते हैं, संसद के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस टाइम हमने विधेयक पढ़े थे। मैंने बोला था विधेयक 3 टाइप में होते हैं। ठीक है, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, ठीक है, एक होता है साधारण विधेयक। ठीक है, इस वित्त विधेयक और धन विधेयक इनसे संबंधित आर्टिकल बहुत मोस्ट है। ठीक है, धन विधेयक का वर्णन है 110 में और वित्त विधेयक का वर्णन है आर्टिकल 117 में। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, वित्त विधेयक का वर्णन है 117 में और धन विधेयक का वर्णन है 108 में, 110 में। ठीक है,
और 108 भी पढ़ा था हमने पीछे। 108 में क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के टाइम पे हमने पढ़ा था, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, जब कोई बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करनी होती है, देश में ऊपर कोई विकट परिस्थिति आती है, तब जो है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। और उसका वर्णन जो है किस आर्टिकल में? 108 में। क्योंकि ये रिलेट कर रहे हैं आपने, 8 आगे 10 आया, एक यहाँ बीच में एक वित्त से संबंधित एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, विवरण। ठीक है, ये 112 में है, आर्टिकल 112 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण। देखो हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख ही नहीं है। हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है, इस शब्द का वर्णन किया गया है। बजट हमारे संविधान में बजट शब्द का ही कोई उल्लेख ही नहीं है। ठीक है, ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जो हम बोलते हैं ना बजट पेश किया गया, बजट पेश नहीं होता वो, उसको ये बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं उसको। ठीक है, हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है आर्टिकल 112 में। ठीक है, ये भी आर्टिकल बहुत बहुत ही मोस्ट है, आपसे कई बार पूछा जाता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 112 में किया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये आर्टिकल 280 याद रखना आपने, वित्त विधेयक 117 में है, धन विधेयक 110 में। ठीक है, इसमें और ऐड करनी है आपने, मैं लिखो आप, राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन। ठीक है, आर्टिकल 243 एक के अनुसार किया गया है। आर्टिकल 243 एक में किया गया है, ऐसे को किया गया है। ठीक है, ये है राज्य वित्त आयोग का गठन। ठीक है, पर ये अपने अपने राज्य में, हर राज्य में अलग है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग, सिर्फ आपको आर्टिकल याद रखना है, ये आर्टिकल 243 राज्य वित्त आयोग का वर्णन है, और 280 जो है ये केंद्रीय वित्त आयोग का गठन होता है 280 में। ठीक है, एक आप लिखो महान्यायवादी, महान्यायवादी के बारे में भी लिखना आपने। ठीक है, हमने सिर्फ महान्यायवादी पीछे पढ़ा था, जब हमने ट्रिक में पढ़ा था कि महान्यायवादी का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? महान कार्य कर्तव्य सरला के महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है वर्णन। तो आपको लिखना है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी लिखो। अनुच्छेद तो हमने पहले भी मैंने आपको लिखाया, बाय ट्रिक, अनुच्छेद 76 में है इसका वर्णन। ठीक है, 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, लिखो नियुक्ति, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और योग्यता में आप लिखेंगे वही होती है, योग्यता वही होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। ठीक है, क्यों है ऐसा? क्योंकि महान्यायवादी क्या होता है? भारत का कानून का सबसे ज्यादा ज्ञाता यही होता है। ठीक है, कानून का सर्वोच्च ज्ञाता, हमारे देश में सबसे ज्यादा कानून का ज्ञाता महान्यायवादी होता है। ठीक है, कानून का सर्वोच्च ज्ञाता एक ये महान्यायवादी होता है। ठीक है, कानून का सर्वोच्च ज्ञाता एक होता है सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल। ठीक है,
ये जो है कानून का दूसरा सबसे ज्ञाता होता है, कानून का दूसरा सर्वोच्च ज्ञाता, दूसरा सर्वोच्च ज्ञाता होता है भारत में। और ये वर्तमान में तुषार मेहता, तुषार मेहता, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि पहला तो सबको पता होता है, दूसरा याद रखना है आपने। दूसरा कौन है, कानून का दूसरा ज्ञाता कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल बोला जाता है उसको। और ये जो है वर्तमान में तुषार मेहता है, ठीक है। और महान्यायवादी, महान्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 में है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। योग्यता कि वही है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है, वही जो है महान्यायवादी बनने की भी योग्यता है, ठीक है। और हटाने की प्रक्रिया इसकी भी, इसके ऊपर भी महाभियोग चलता है। हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग के द्वारा इसको हटाया जाता है, ठीक है। और शपथ राष्ट्रपति देता है, ठीक है। और वर्तमान में लिखो, वर्तमान में महान्यायवादी, वर्तमान में महान्यायवादी, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल। वर्तमान में महान्यायवादी के वेणुगोपाल है, ठीक है, वर्तमान में। और इस महान्यायवादी के कुछ अधिकार भी है। महान्यायवादी चाहे तो किसी सदन में बैठ सकता है, ठीक है, सदन में जो है मीटिंगों में भाग भी ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन मताधिकार नहीं कर सकता, ठीक है। महान्यायवादी को मत का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये सदन में बोल सकता है, ठीक है, लेकिन इसको मत अधिकार नहीं है, मत नहीं दे सकता है, ठीक है। किसी भी सदन में वो जा सकता है, सदन की मीटिंगों में भाग ले सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, लेकिन वहां पर जो है मत का अधिकार इसको नहीं है, बोल भी सकता है, ठीक है। बाकी ये कानून का सर्वोच्च ज्ञाता होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के पास ये मतलब इसके ऊपर महाभियोग चलता है, महाभियोग के द्वारा इसको हटाया जाता है। शपथ भी इसको राष्ट्रपति ही देता है, ठीक है। चाहे जितने भी अधिकारी अभी तक हमने पढ़े ना, चाहे कैग पढ़ो आप, चाहे महान्यायवादी पढ़ो, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये मैंने तब भी लिखाया था जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, ठीक है। राष्ट्रपति में मैंने खास तौर पर इस चीज का वर्णन किया था कि किन किन अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो सबकी नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करता है। इनको त्याग पत्र भी ये जो राष्ट्रपति के पास ही देते हैं, और शपथ भी इनको राष्ट्रपति ही देता है। लेकिन कुछ एक अधिकारी ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या चलता है, महाभियोग भी चलता है, ठीक है। मैंने लिखा है आपको स्पेशली करके। ये हो गया महान्यायवादी। बाकी महान्यायवादी के बारे में कुछ ज्यादा है नहीं है, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। एक लिखना आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार किस आर्टिकल में, सूचना का अधिकार आरटीआई किस आर्टिकल में, 2005, ठीक है। हमने पढ़ा था ना आर्टिकल 19 पढ़ा था यार, हमने 19(1) पढ़ा था हमने, ठीक है। उसमें क्या पढ़ा था हमने, बोल बोल शांति उनके संग अब बसेगी, ऐसा करके हमने पढ़ा था। और मैंने आपको क्या लिखाया था, बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1), शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता 19(2), उनके से आर्टिकल 19, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19(3), फिर अवागमन की स्वतंत्रता 19(4), बसने की स्वतंत्रता 19(5), ऐसे करके आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) में है, ठीक है। इसी में आरटीआई भी आता है, इसी को बोलते हैं हम जानने की। अब हम जान सकते हैं, ठीक है, किस कब आया था ये अधिनियम, 2005 में बनाया गया था, ठीक है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, आरटीआई अधिनियम कब बना, 2005 में, ठीक है।